टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे सभी छात्रों और छात्राओं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस। मैं राहुल सर आप लोगों को मैथ सिखाता हूं। आज आप सब लोगों को पता होगा कि ये जो क्लास होने वाली है एमटीएस के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में चौथे शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बाकी बचे क्वेश्चन का आज हम लोग जो है एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सवाल में ये करें कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कम क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से। आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज समझ लीजिएगा कि देखिए जो दो संख्याएं हैं इनकी तुलना किससे की जा रही है? एक तीसरी संख्या से की जा रही है। इन दोनों संख्याओं की तुलना एक तीसरी संख्या से की जा रही है। जिससे इनकी तुलना की जाती है उसको हम 100 मान लेते हैं, उसको एकदम परफेक्ट। क्योंकि यदि किसी की तुलना की जाती है किसी से तो उसकी नजर में उसको परफेक्ट माना जाता है। जैसे आप लोग भी सुने होंगे ना, गांव घर में आपके मम्मी पापा हमेशा ताना देते, फलनवा का लड़कवा इतना नंबर ला दिया और तुम घरे बैठ करके पबजी खेल रहे हो। तो उनकी नजर में फलनवा का लड़कवा 100% परफेक्ट है। इसलिए यहाँ पे इन दोनों की जो तुलना हो रही फलनवा से हो रही है, तो फलनवा को हम लोग क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक है। अब करें ये दोनों संख्याएं इनसे क्रमशः 17%, ये वाला 17% और ये वाला 50% अधिक है। ये 17% अधिक है तो ये 100 है तो 17 ज्यादा हो जाएगा 117, और ये 100 है ये वाला इससे 50 ज्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 150। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का आप अनुपात बताइए। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का हमें अनुपात बनाना है तो बना दीजिए। 3 से इसको कटिया के 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 3 पचे 15। अनुपात कितने का बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 39 संबंधी 50 का। चौथा ऑप्शन आपके सामने पसरा पड़ा है, टिक मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके आंखों के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन प्रतिशत का है। ऐसे क्वेश्चन में कोई भी रुपया पैसा कुछ भी नहीं दिया रहेगा। आय खर्च बचत की बतकही हो जाएगी, इनकम की बातें होंगी, खर्च की बातें होंगी, बचत की भी बातें होंगी, लेकिन कहीं सवाल में रुपया नहीं दिखाई देगा। तब कैसे करेंगे समझिएगा। अरे एक लड़की अपनी कमाई का, कमाई मतलब आय ही तो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। और जब भी कोई लड़की या लड़का कमाएगा तो पहले सबसे पहले क्या करेगा? खर्चा करेगा उसमें से, फिर उसके बाद क्या करेगा? बचत करेगा। इसीलिए आज का लोग बहुत परेशान है। पहले पैसा आता है तो पहले तुरंत खर्चा होता है। तो पहले कोई भी लड़का लड़की कमाएगा, कोई भी व्यक्ति कमाएगा तो पहले कमाई में से क्या करेगा? खर्चा करेगा। फिर उसके बाद जो भी बचेगा उसको वो क्या करेगा? अपने सेविंग में रखेगा, बचत करेगा। ठीक है। किसी भी व्यक्ति की कमाई यदि कुछ भी ना दी गई हो तो उसकी कमाई को हम लोग कितना मान लेंगे? 100। क्योंकि सारा खेल 100 का ही है मेरे दोस्तों। सारा खेल कितने का है? 100 का है। तो कमाई को 100 मान लेंगे। अब इसका 76% 76 ना होगा तो 76% खर्च करती है, तो 100 में से 76 खर्चा कर दी तो बचाई कितनी वो लड़कियां हो? वो लड़कियां कितनी बचाई? 24 रुपए बचाई। 24% कहिए चाहे 24 रुपया बचाई। यदि लड़की की इनकम को 100 रुपया मान ले तो उसका खर्चा 76 रुपए होगा, उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी? 24%। अब सवाल में कह रहा है कि उसकी कमाई 18% बढ़ जाती है, खूब मन लगा के काम करती है, तो उसका जो बॉस है उससे खुश होकर के उसकी इनकम को 18% बढ़ा देता है। कमाई पहले कितनी थी? 100, तो 100 का 18% बताइए कितना होगा? 18 ना होगा। तो 100 का 18% 18 होगा। यदि कमाई बढ़ेगी तो यही 18 बढ़ा देंगे, और यदि कमाई घटती तो यही 18 घटा देते। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ है क्या धरती पर? अब आप मुझे बताइए, इधर आ जाइए।
अब खर्चे की तरफ आ जाइए। कह रहा कि खर्चा वह लड़की 25% बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है, कमाई आएगी तो ऐठन में नहीं हो जाएगी। कहेगा अरे आ रहा है नोट तो फिर खर्चा भी दबा के करो ना। तो 76 रुपया उसका खर्चा था, अब इसका 25% वह और खर्चा करेगी। तो 25 इकाइयां 25, 25 चौका 100। पहले हम 76 का 25% देखेंगे कि होता कितना है। तो पता चला कि 76 का 25% 19 रुपया होता है। तो ये 19 रुपया वह क्या करेगी अपने खर्च में, बढ़ाएगी कि घटाएगी? सवाल में बोला बढ़ा देती है, तो खर्चा बढ़ा दो। 76 रुपया पहले खर्चा हो रहा था, अब 19 रुपया उसका खर्चा और बढ़ गया। तो टोटल खर्चा कितनी करेगी? 95। तो आप मुझे बताइए, ऑस्ट्रेलिया का भी बच्चा बता देगा कि कोई व्यक्ति 118 में से 95 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? मात्र 23 रुपया। सवाल में बोला है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कितने प्रतिशत घटेगी। आपके आंख के सामने उसकी दोनों बचत हैं, पहले के भी और बाद के भी। पहले वह 24 रुपया बचा रही थी और अब वह धोखा खा गई, 23 रुपया बचा रही है। उसकी बचत यहाँ पे कम हो गई मेरे दोस्तों। कितनी कम हो गई? 1 रुपए उसकी बचत कम हो गई। ये किसमें से कम हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो 24 में से कम हुआ। इस बचत को प्रतिशत में बताना कि कितने प्रतिशत बचत कम हुआ, तो आप इसमें चुप मार के 100 से गुणा कर दीजिए। प्रतिशत में जवाब आपका हाजिर हो जाएगा। बताइए 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में, 25 में 6 का भाग देंगे तो 6 चौका 24, 4 सही 1/6%। ये आपका उत्तर रहा। लेकिन ऑप्शन में बोला कि दशमलव के 1 स्थान तक उत्तर बताइए। तो बताइए 1 में आप 6 का भाग लगाएंगे, नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा यहाँ पे 0। 6 इकाइयां 6, 4 बचा, 6 छहा के 36, 4.16 आ रहा है। तो 4.16 को आप 4.2 नहीं लिख सकते हैं। ये 4 रुपया 16 पैसा है, ये 4 रुपया 20 पैसा। कहां बहुत ज्यादा फर्क है? और यही ऑप्शन में आपका देखिए है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 4.2%। यदि भिन्न में होता तो 4 सही 1/6, दशमलव में है तो 4.2। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने पसरा पड़ा होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि 10,000 रुपए की धनराशि पर, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ब्याज से मूलधन है सवाल में 10,000 रुपए और ब्याज की दर सवाल में दे रखा है 5%। समय दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1.5 साल। और आपको क्या बताना, देखिए ब्याज का क्या के कलेक्शन का जो आधार है वो सवाल में बोला है छमाही है, बोला है ना 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष के छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले, छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ब्याज का कलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों छमाही है। जैसे ही छमाही का नाम सुनिए, ये रेट और टाइम तुरंत छमाही में बदल जाएगा। जैसे ही जैसे ही कलेक्शन छमाही में, रेट और टाइम छमाही में, कलेक्शन तिमाही में, तो रेट और टाइम तिमाही में। ठीक है, तो छमाही का मतलब 6 महीना, साल भर में कै ठो 6 महीना आएगा। अच्छा, रेट यहाँ पे 5% नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है वो? 10% है, 10% है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, रेट यदि इसको मुझे छमाही में बदलना होगा तो 1 साल में 2 बार छमाही आता है, तो 2 से भाग दे देंगे, रेट कितना आ जाएगा? 5%। अब 5% का मनवा भिन्न में कितना होता है? वो 1/20 होता है, ये आपको मालूम है। और 1.5 साल में कै ठो छमाही आएगा? आप हर 6 महीना पे अपने ससुराल जा रहे हैं तो 1.5 साल में कै बार जाएंगे? 3 बार नहीं जाएंगे? 6 × 18, 3 बार जाएंगे। ठीक, अब आपको बताना क्या है? आपको बताना यहाँ पे ये है कि इसी धन पर 1.5 वर्ष में, ठीक है, जो हमको साधारण ब्याज मिलेगा और जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, इनके बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, यानी सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है। तो यहां पे बताइए टाइम पे मैं कितना लिखा हूं? 3 बार। तो जब भी टाइम 3 बार हो तो सीआई और एसआई का डिफरेंस बहुत ही मजेदार तरीके से निकालते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां जो बटे में होता है वो मूलधन होता है। मूलधन को हम रेशियो में कैसे निकाल सकते हैं? इस 20 का गुणा 3 बार करेंगे
तो मूलधन का एक काल्पनिक मान रेशियो में आ जाएगा कि मूलधन कितना रेशियो में है, तो 20 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8000, मूलधन 8000। सवाल में मूलधन 10,000, दोनों आपस में बराबर, 8000 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे उसी का गुणा करते हैं जो आपको बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो देख लीजिएगा, एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये 3 बार हो चाहे 3 साल हो, एक ही बात है। 3 बार हो तो समझ जाइएगा कि सवाल छमाही या तिमाही में है, और 3 साल हो तो समझ जाइएगा कि आपका सवाल साल में है। तो 20 का गुणा 3 बार, तो ये हो गया मूलधन 8000, यहाँ पे मूलधन 10,000, दोनों आपस में बराबर। 8000 की वैल्यू 10,000 है, हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस का रेशियो निकालना है। तो सीआई और एसआई का क्या करेंगे, 20 तिया 60 और 61। हमेशा जब भी 3 बार या 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछे मेरे दोस्तों, तो 20 तिया 60 और 61। यदि आप यहाँ पे 61 का गुणा कर देंगे तो सीआई और एसआई का डिफरेंस निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 61 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 610, और 610 को जब आप 8 से भाग लगाएंगे तो 8 सत्ते 56, कितना बचा 5, 8 छंग 48, 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, 76.25 रुपया। जो आपको 1.5 वर्षों के सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा वो 76.25 होगा मेरे दोस्तों। बहुत ही सुंदर सवाल था एमटीएस 2021 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 9 मिनट में 900 मीटर लंबी सड़क पार करता है। 9 मिनट में 900 मीटर लंबी सड़किया को पार कर जाता है वो 9 मिनट में। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी बताइए, तो बहुत खुद कोई भी इसको बता देगा ना। 9 मिनट में 900 मीटर, तो पहले बताइए 1 मिनट में कितना हो। 1 मिनट में 900 और बटे, अच्छा 9 मिनट है ना वो, 1 मिनट 6 मिनट है, सॉरी 6 मिनट में। तो बताइए 6 मिनट में 900 मीटर, तो 1 मिनट में 6 का इसमें भाग लगा दीजिए, 6 कहीं 6, 6 पंजे 30, यही ना हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में तय की गई दूरी ही हमारी चाल कहलाती है। चाल आ गया 150 मीटर प्रति मिनट, लेकिन चाल हमको किसमें बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप क्या करेंगे, 150 मीटर और प्रति मिनट, मिनट को सेकेंड में लिखना चाहेंगे तो 60 से भाग देंगे, कितने देंगे, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट। देखिए 150 मीटर प्रति का मतलब 1, और मिनट का मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब क्या सेकेंड, 60 सेकेंड। क्योंकि चाल के केवल 2 ही मात्रक होते हैं, मीटर प्रति सेकेंड या तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 150 बटे 60 लिख लिया, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, यानी बड़े वाले से गुणा करना पड़ेगा। याद है ना बड़ा वाला कौन सा है, बताए हैं ये सब चीज। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अच्छा अब एक चीज बताइए, देखिए क्या इसको इतना लंबा करने की जरूरत थी? आप चाहते तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्तों। आपकी खोपड़ी वहां पे बहुत तेजी से काम करनी चाहिए। देखिए सवाल में कितना, 6 मिनट है, 6 मिनट में 900 मीटर चल रहा है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा। अब आप मुझे बताओ ये 6 मिनट है, 1 घंटा में क्या मिनट होता है, वो 60 मिनट नहीं होता है। 1 घंटा में कै मिनट, 60 मिनट। तो इसको 60 मिनट करने के लिए क्या किया, 1 जीरो ही तो बढ़ा दिया। यदि इधर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो इधर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो मतलब 60 मिनट में 9000 मीटर, मतलब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 9000 मीटर का मतलब कितना, 9 किलोमीटर। तो चाल आ नहीं गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों उतना लंबा कैलकुलेशन करने जा रहे थे? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि माना कि x वह न्यूनतम संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से पूरा पूरा कट जाए। x एक वह न्यूनतम संख्या है जो इन पांचों पांडव से पूरा पूरा कट जाए और साथ ही साथ ये पूर्ण वर्ग भी हो, साथ ही साथ ये पूर्ण वर्ग भी हो। एलसीएम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दी गई संख्या का एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, अब एलसीएम में देखते हैं जिन जिन अंकों का दो दो जोड़ा बन रहा है वो तो ठीक है, और जिस भी अंक का दो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको एक अंक प्रदान वही कर देंगे और सबका गुणा कर देंगे, वही हमारे यक्स का मान हो जाएगा। जो भी वह गुणा करने पर आएगा वो इन पांचों से तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही दो दो जोड़ा बना है तो वो पूर्ण वर्ग भी होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग में दो दो अंकों का जोड़ा बनता है। लेकिन उतना टाइम नहीं है मेरे पास दोस्तों, हमें समय यहां पे बचाना है। आपके आंख के सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपके आंख के सामने क्या क्या है बताइए जरा तो। 2500, 4900, 4200, 2500, 3600 सभी ऑप्शन पूर्ण वर्ग हैं। पहला तो लाइन देखो सब मैच का, सभी के सभी ऑप्शन पूर्ण वर्ग हैं। तो पहला ये तो क्लियर है कि सभी ऑप्शन पूर्ण वर्ग हैं, यहां से आपको काम बनने वाला नहीं है। अब दूसरा देखिए, जो भी ऑप्शन आपके हैं वो आपके ऑप्शन इन पांचों से क्या होने चाहिए, कटने चाहिए। तो इन पांचों में से एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 9 छिपा हुआ हो। क्या छिपा हुआ हो, 9। 36 और 45 में 9 है तो किसी एक में 9 है, बस आपका काम हो जाएगा। मैं 9 को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 9 की विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। यदि किन्हीं संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाती है। 9 का किसी संख्या में भाग लगाना बहुत आसान है, इसलिए मैंने 9 को चूज किया। अब बताइए, जो भी आपका ऑप्शन है उसमें क्या 9 का भाग, देखिए सुनिए, यक्स का जो भी मान होगा उसमें 8 का भी भाग लगेगा, 12 का भी भाग लगेगा, 30 का भी भाग लगेगा और 36 का भी भाग लगेगा। यदि 36 का भाग लगेगा तो 100% 9 का भी भाग लगना चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 9 का भाग लग रहा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं लगेगा, सिर्फ भाग लगेगा 9 का तो 3600 में लगेगा, यानी आपका जो उत्तर होगा वो 3600 होगा। बिना एलसीएम निकाले आप चाहे तो इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहां गया, हाँ, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक समय लेती है। ट्रेन हो गया, ये कार हो गया, ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। ट्रेन जो है कार की तुलना में 40% अधिक समय लेती है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 40% का मतलब पहले क्या होता है, 2/5 ही तो होता है, 2/5 होता है। जिसके बारे में जानकारी है उसकी बात नहीं, लेकिन जिसके बारे में जिससे तुलना की जा रही है, मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था ना, यहां पे ट्रेन की तुलना किससे की जा रही है, कार से। करें, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक तेजी से यात्रा कर सकती है। ट्रेन की तुलना कार से हो रही है, तो जिसकी तुलना की जाती है, जैसे 40% का मतलब क्या होगा बताइए ना, 40% का मतलब बताइए ना, 40/100। तो माना ये कार की चाल कितनी होगी, 100, तो ट्रेन की चाल 40 ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 140। ठीक है, और इसको छोटा करेंगे तो आप काट सकते हैं, किससे काट दीजिए, 20×100 और 20 से इसको काटेंगे तो 7 बार। ठीक है, तो ट्रेन और कार के एक चाल का रेशियो निकल के आ गया 7 और 5 का। तो आप दूरी मान लीजिए, इन्हीं दोनों का गुणनफल 7×5=35 मान लीजिए। उनको जो निश्चित दूरी तय करनी है वो कितनी दूरी तय करनी है, 35। तो 7 की स्पीड से जब तय होगा दूरी तो कितना होगा, 5 घंटे में, और 35 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से तय होगा तो कितने घंटे में, 7 घंटे में दूरी तय होगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है भाई। यहां से चाल का रेशियो निकल के आ गया, माना ट्रेन की चाल 7 है और कार की चाल 5 है, तो दूरी कितना मान ले, दूरी दोनों एक निश्चित दूरी तय करते हैं, तो 7×5=35 किलोमीटर मान लिया, दूरी हो गया। 35 किलोमीटर की दूरी 7 की स्पीड से ट्रेन चलेगा तो 5 घंटे में पहुंचता, और 5 की स्पीड से ये चलेगा तो 7 घंटे में पहुंचता। लेकिन सवाल में क्या बोला है मेरे बच्चों, कह कि ट्रेन और कार दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती हैं।
जब एक ही समय पर चलेंगी तो सबसे पहले ट्रेन पहुंचेगा और 5 घंटे में ही पहुंच जाएगा, और सबसे लेट कार पहुंचेगा, कार 7 घंटे में पहुंचेगा, कार 2 घंटा लेट पहुंचेगा। लेकिन देखिए सवाल में कह रहा है और बी पर एक ही समय पर पहुंचती हैं। देखिए एक ही समय पर पहुंचती हैं, क्यों पहुंचती हैं? देखिए डिस्टेंस दोनों के बीच में यहां पे एग्जैक्ट दिया 70 किलोमीटर, इसकी चर्चा हम लोग बाद में देखेंगे, जो कि बिंदु ए से 70 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकने के चलते ट्रेन ने लगभग 15 मिनट गवा दिए। देखिए ट्रेन क्यों एक ही समय पर पहुंची? ट्रेन को पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन एक ही समय पर। ये कार 7 घंटे में पहुंची तो ट्रेनवा भी 7 घंटे में पहुंची है। क्यों दोनों एक ही समय पर पहुंचे हैं? क्योंकि ट्रेन ने स्टेशनों पर रुकने की वजह से अपने 15 मिनट गवा दिए। अब जरा बताओ इधर ट्रेन ने कितने गवा दिए? तो आप कहेंगे गुरुजी 2 घंटे गवा दिए। भाई ट्रेन 5 घंटे में पहुंचता, लेकिन ट्रेन पहुंचा है 7 घंटे में, कार के टाइम पे पहुंचा तो क्या घंटा गवा दिया? 2 घंटा। इधर देखा जाए 2 घंटा, इधर देखा जाए 15 मिनट, दोनों आपस में बराबर, लेकिन इनके मात्रक बराबर करिए। ये घंटा है तो इसको भी घंटा में बदलेंगे, तो 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। 15 इकैया 15, 15 चौका 60। 2 की वैल्यू 1/4 है, तो 1 घंटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 और गुणे 2 यानी 1/8। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8। ये घंटी घंटा यहां से हटा दीजिए क्योंकि घंटा घंटी कट जाएगा। 1 की वैल्यू 1/8 आ गई। हमें कार की चाल बतानी है तो पहले कार का टाइम पता कर लो। कार का टाइम यहाँ पे 7 है, 1 की वैल्यू 1/8, तो 7 की वैल्यू 7/8 घंटा। कार ने 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 7/8 घंटा लिया है। तो बताइए चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी अब बटे समय। समय 7/8 है, जब इसमें 7/8 का भाग देंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 7 10 में 70 और 10/80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके कार की चाल आ गई, ये आपके कार की चाल आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत? सिर्फ यहां से एक लॉजिक आप समझ लीजिएगा कि यहां पे दोनों एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, मतलब इसका 2 घंटा कहीं ना कहीं खराब गया है। वो खराब कहां गया? स्टेशनों पर रुकने के कारण। तो इधर देखा जाए 2 घंटा खराब गया, इधर देखा जाए तो 15 मिनट खराब गया था, दोनों आपस बराबर। 1 की वैल्यू 1/4 घंटा, तो 2 की वैल्यू 1/8 घंटा, तो 7 की वैल्यू 7/8 घंटा। यानी कार ने टोटल उस दूरी को 7/8 घंटे में तय किया है। तो चाल निकल जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन है, एक राशि एबीसी के बीच 5, 6 और 7 के अनुपात में बांटी जाती है। ए, बी और सी में 5 संबंधी, 6 संबंधी, 7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि बी अपने हिस्से से 400 रुपए, बी अपने हिस्से से 400 रुपए निकाल करके सी को 400 रुपए दे देता है, तो इनके जो अनुपात नए बनते हैं वो 2 संबंधी, 3 संबंधी, 4 बनते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ए और सी के टोटल इनकम का योग, हिस्से का योग। ए और सी के हिस्से का आपको योग बताना है। सवाल समझ लिए? अब आप बताइए एक चीज मुझे, पहले यहां पे एक एक्स से गुणा कर देंगे थोड़ा समझने के लिए। एक्स से इन तीनों में गुणा कर देंगे तो माना ए की इनकम हो जाएगी 5x, बी की इनकम 6x और सी की इनकम 7x। अब आप मुझे बताइए, यदि बी की इनकम 6x है, इसमें से वो 400 रुपया निकाल लिया, 6x में से 400 रुपया निकाल लिया, तो ए के पास इतना बी के पास इतना बचा, और फिर सी के पास 7x था, ये 400 रुपया निकाल करके ये सी को 400 रुपया दे देता है, तो सी के पास कितना पैसा हो जाएगा? 7x प्लस 400 हो जाएगा। अब बी के पास इतना है, सी के पास इतना है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 3 संबंधी 4 के दोस्तों मेरे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बात सब समझ में आ रही कि नहीं? रेशियो का, इसकी इनकम 6x, इसकी इनकम 7x, 6x में से 400 रुपया चला गया तो इतना बचा, और सी के पास 7x था, ये 400 इसके आगे यहां आके प्लस हो जाएगा, तो इसके पास 7x प्लस 400 हो जाएगा।
एक बी के पास इतना पैसा है इस समय, सी के पास इस समय इतना पैसा है, इनके पैसे का जो अनुपात है वो 3-4 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि एक्सटर्नल मल्टीपल इंटरनल मल्टीपल के इक्वल होता है, बाह्य राशियों का जो गुणनफल है आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 6 24x माइनस 4 का गुणा 4 में तो 4 चौका 1600 बराबर 3 का गुणा करेंगे 3 7 21 x प्लस 3 चौका 1200 21x तो उधर हो जाएगा 3x माइनस 16 प्लस 16 16 12 2800 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2800 अब बटा में 3 ये x की वैल्यू आ गई। अब आप मुझे बताइए a और c का योग बताना है तो 5 6 कितना सॉरी 5x a का और 7x c का तो 7 5 12x हुआ कि नहीं हुआ टोटल, दोनों का टोटल कितना हुआ 12x। तो आप मुझे बताइए 12 और गुणे x का मान कितना है 2800 और बटे में कितना 3 है, 3 चौका 12 लगा दीजिए यहाँ पे 2 0 4 8 32 4 दूना 8 3 11,200 रुपए। ए और सी के इनकम का जो योग है, हिस्से का जो योग है वो 11,200 रुपए है मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, आप देख सकते हैं ऐसे सवालों को कि कैसे जो है ये सवाल सारे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत से बहुत ही खतरनाक और मजेदार। आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ठीक है। 100 वस्तुओं का माध्य 47 है, माध्य यानी औसत 100 वस्तुओं का माध्य कितना है 47 है। ये मेंबर मान लो और ये इनके एवरेज मान लो, ठीक है। अब कह रहा है बाद में पता चला कि 3 वस्तुएं, देखिए 3 वस्तुएं गड़बड़ी हुई भाई, गड़बड़ी हो गई। बाद में चला कि 3 वस्तुएं जो कि 60 70 और 80 होनी चाहिए थी, उन्हें गलती से क्रमशः 40 20 और 50 पढ़ लिया गया। तो सही माध्य कितना है। कितना बढ़िया सवाल, एकदम तबियत एकदम जियरा खुश हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को देख रहे। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, 3 संख्याओं को इतना इतना होना चाहिए, तो बताइए कुल कितना होना चाहिए था। तो 8 6 14 14 7 21 210 होना चाहिए था। लेकिन गलती से ये तीनों हुए कितने 5 2 7 और 7 4 11 110 ही हो पाए। बात समझ में आ रही है। होना चाहिए था इन तीनों को मिलाकर के 210, लेकिन गलती से इनको कितना टोटल जोड़ा गया है 110। तो आप मुझे बताओ यहां औसत निकालते समय ज्यादा जोड़ा गया या कम जोड़ा गया, ज्यादा जोड़ा गया या कम जोड़ा गया। कम जोड़ा गया ना, जोड़ना चाहिए था 210। इन तीनों संख्याओं की जो वैल्यू होनी चाहिए थी इस सवाल में वो 210 होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से 110 ही जोड़ा गया, कम जोड़ा गया। यदि कम जोड़ा गया तो ये औसत कम आया है। औसत क्या आया है, कम आया है। औसत जो भी आएगा वो 47 से ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों। अब कितना ज्यादा आएगा तो देखो कितने की गलती हुई है भैया, 210 में से 110 घटा देंगे तो पता चला कि 100 नंबर क्या हुए हैं, कम जोड़े गए थे। 100 नंबर कम जोड़े गए थे। अब ये 100 नंबर वापस से जोड़े जाएंगे, लेकिन औसत ये है ना, तो औसत का मतलब होता है कि ये 100 नंबर पूरे के पूरे जितने लोग होंगे सब में बटेंगे। 100 नंबर ये 100 में बटेगा तो औसत कितना बढ़ के आ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 47 और 1 कितना 48। जो नया औसत होगा मेरे दोस्तों वो कितना होगा 48 होगा। 47 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा तो देखो कितने की गलती हुई है, वो गलती जो भी हुई है वो बराबर बराबर औसत है ना, तो सब में बटेगा, तो 100 लोगों में बटेगा तो एक सबको मिलेगा। यानी 47 प्लस 1 कितना हो जाएगा, नया औसत निकल करके मेरे दोस्तों आपका 48 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन एक औसत का और है, ये भी बड़ा शानदार है। और आप लोग मनाइएगा कि जब भी पेपर हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाए औसत से। 6 व्यक्तियों का औसत भार मेंबर, और ये एवरेज ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, मेंबर कितने हैं 6, और इनका औसत भार 2.5 किलो से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यह औसत है नहीं मेरे दोस्तों,
6 मेंबर का औसत 2.5 किलो से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कब बढ़ता है, जब इसमें से कह रहा है कि 55 किलो वाला व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, 55 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना है, इस नए व्यक्ति का वजन बताना है। तो आप मुझे एक चीज बताइए बस, सिर्फ इतना सा, कि ये जो औसत बढ़ रहा है वो कितना बढ़ा, 2.5 किलो सबको दिख रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है, जब इसके स्थान पर ये व्यक्ति आया, इसके आने से औसत बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आने से औसत बढ़ा, तो इसका जो वजन होगा वो जाने वाले व्यक्ति के वजन से ज्यादा होगा। पहली चीज, यदि इसके आने से औसत बढ़ेगा तो इसका वजन जाने वाले से ज्यादा रहा होगा, और यदि इसके आने से औसत कम होता तो इसका वजन जाने वाले से कम होता। लेकिन यहां पे बढ़ रहा है तो इसका वजन 55 से ज्यादा होगा। अब बात आती कितना ज्यादा होगा, तो औसत में 2.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। औसत प्रत्येक पे बढ़ता है। टोटल 6 लोग हैं तो कितना बढ़ा होगा, 25 छक्का 150, 15 बढ़ा होगा। 55 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 किलो। नया जो व्यक्ति है वो कुल मिला के कितने किलो का है, 70 किलो का है। ठीक है, अब एक अंतिम सवाल आपको और बताते चलूं। एक खेत का आकार वृत्ताकार है, इसके परितः 11 रुपया मीटर, 11 रुपया मीटर, 11 रुपया मीटर के मूल्य से बाड़ लगाने की लागत 2420 रुपए है। 2420 रुपए है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना है, देखिए ये खेत है, इसके किनारे 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 बाड़ लगाना है। तो बाड़ लगाना है किनारे किनारे, तो ये इसकी परिधि ना हो गई। परिधि का मतलब होता है 2πr। ठीक है, आप मुझे बताइए 1 मीटर पे कितना खर्चा गिर रहा है, इसको घेरने के लिए 1 मीटर पे 11 रुपया खर्चा गिरेगा। टोटल खर्चा गिरा है 2420 रुपया। तो ये पूरा किनारे किनारे का जगह कितना होगा, 11 में भाग देते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 220 मीटर। भाई 1 मीटर का खर्चा 11 रुपया, तो कितने मीटर का ही खर्चा गिरा होगा, 220 मीटर का खर्चा गिरा होगा। मतलब ये पूरा किनारे 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 टोटल इसकी परिधि कितनी है, 220। और परिधि यहाँ पे कितना है, 2πr, दोनों आपस बराबर। पाई का मान आपको मालूम है क्या होता है, 22/7। 22 से कितनी बार में कट गया, 10 बार में। 2 से कितनी बार में कट गया, 5 बार में। 7 5 कितना होता है, 35 होता है। आर का मान कितना आ गया दोस्तों, 35। क्षेत्रफल पूछा इस खेत का, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 35 और गुणे 35, 7 5 35। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 का गुणा हम 35 में करेंगे, तो 22 का गुणा जब 35 में करेंगे कितने, या 22 गुणा 5 में, 22 पंजे 110 और गुणे 35। ठीक ना, तो इसमें कर लेंगे 0, 11 पंजे 55, 11 3 33 और 33 5 कितना होगा, 3850 रुपए। आपके जो इस खेत का क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों वो 3850 रुपए है। ठीक है, 3850 रुपए। आपको क्लास कैसी लगी, यदि आपके पास समय हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको रोज वीडियो लाते रहूंगा। आप चैनल को प्लीज यदि नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।